हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हम डी ब्लॉक चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, उसी रिवीजन सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका रिवीजन करने वाले हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक समझना ज़रूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनके ऊपर एक चार्ज आता है। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के ऊपर आपने प्लस चार्ज देखा होगा। और अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के ऊपर आपने +2 चार्ज देखा होगा। तो ये जो +1 चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम की। और ये जो +2 चार्ज है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीशियम की। इसी तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, वो +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो कि होती है +2 से लेके +7 की। अब इसके पीछे के रीज़न क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो +2 से लेके +7 तक यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन 3D एंड 4S, अगर मैं बात करूँ 3D सीरीज़ के लिए, तो जो गैप होता है 3D एंड 4D सीरीज़ में, 3D और 4S में, 4S सबशेल में, वो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन को आप S से भी निकाल सकते हो और D से भी निकाल सकते हो। इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करते हो मैग्नीज़ की, तो जो मैग्नीज़ होता है ये +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अदर मेंबर की बात करूँ जिंक की, तो जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये सारी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। वहीं अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े, एलिमेंट इन स्टार्टिंग ऑफ सीरीज हैज़ नो और लेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं उन एलिमेंट्स की जो किसी भी सीरीज के स्टार्टिंग में है, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, मैं बात करूं इट्रियम की, ठीक है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ +3 होती है। क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ +3 होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो स्कैंडियम है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं कर रहा? तो एक बार हम क्या करते हैं, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? आर्गन, ऐसे 3D1 एंड 4s2। तो यहाँ पे स्कैंडियम के पास सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको वो लूज कर सकता है। तो इन तीनों को जब वो लूज कर देता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन आ जाती है, तो जिसके बाद वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। इसीलिए स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ +3 में एग्जिस्ट करता है। एक बार और याद रखिएगा कि जो स्कैंडियम होता है वो +2 में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद डी सबसेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और उसको भी स्कैंडियम बहुत तेज तरीके से या बहुत फास्ट लूज कर देगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को लूज करते ही वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा। इसीलिए स्कैंडियम +2 में नहीं पाए जाते। किस में पाए जाते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखिए, जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं कि स्कैंडियम +3 में पाया जाता है और टाइटेनियम +4 में पाया जाता है। ठीक है, ये स्टेबल होता है। देखने को तो टाइटेनियम हमें +2 और +3 में भी मिल जाता है, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल होता है वो +4 में होता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, एलिमेंट इन एंड ऑफ सीरीज हैज़ नो और लेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू fewer d orbital available in which electron are shared।
अब अगर मैं बात करूं लास्ट एलिमेंट्स की, जैसे जिंक की, ठीक है, जैसे आप बात करोगे तो आपका आ जाएगा मरकरी, ठीक है, मरकरी। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ +2 होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये s के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और क्योंकि इनका d फुली फिल्ड होता है तो उस d के इलेक्ट्रॉन को ये शेयर नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी वेरिएबल नहीं होती। इलेक्ट्रॉन इनके पास है पूरे, इलेक्ट्रॉन इनके पास है पूरे, लेकिन ये डोनेट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि फ्यूअर d ऑर्बिटल इनके पास है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़े तो देखिए, स्कैंडियम +2, क्रोमियम +1, आयरन +5, कोबाल्ट +5 ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना, ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूं ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 10 तक की, मतलब कि आप ग्रुप 3 को छोड़ दीजिए, थर्ड ब्लॉक में हमारा जो ग्रुप 3 है उसको छोड़ दीजिए, जो ग्रुप 11 है, ग्रुप 12 है एंड 11 है, 12 है, इनको छोड़ दीजिए। सिर्फ किसकी बात करेंगे? 4 से लेके 10 तक की बात करेंगे, ठीक है। इन डी ब्लॉक टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, अगर मैं एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपका ले लिया टाइटेनियम ले लिया, ठीक है, या यहाँ पे देखिए हमने इसमें क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन को ले रखा है। किस किस को ले रखा है? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन को ले रखा है। एंड ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 6 को। किसको बिलोंग करते हैं? ये ग्रुप 6 को बिलोंग करते हैं। तो जब आप ग्रुप 6 में देखोगे तो जो स्टेबिलिटी है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की, +6 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो हाइयर स्टेबिलिटी है या हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप मतलब टॉप से लेके जब आप बॉटम पे जाओगे, टॉप से लेके जब आप बॉटम पे जाओगे तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? इंक्रीज करने के पीछे का रीज़न होता है, इंक्रीज करने का रीज़न होता है ड्यू टू इंक्रीज इन देयर साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन देयर साइज, ठीक है। इन डी ब्लॉक टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज विच इज अ इनवर्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, अब ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो। ये होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं 3 मेटल लेता हूँ, एक आर्सेनिक ले लेते हैं हम, एक एंटीमनी ले लेते हैं और एक बिस्मिथ ले लेते हैं, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम का हमने एक ऑर्डर लिखा है, ठीक है। आर्सेनिक जो हमारा होता है ये हमारा 4th सीरीज में होता है, मतलब 4th पीरियड का मेंबर होता है, ये 5th पीरियड का होता है और ये 6th पीरियड का मेंबर होता है। तो इसमें आप क्या देखते हो? इसमें आप ये देखते हो कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हो तो जो स्टेबिलिटी है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज करती है, ठीक है। किसके लिए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एंटीमनी में 5s और 5p भरेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5p में जाएगा। अब 5p में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले किस में जा चुका है? 3d में जा चुका है, और 3d में जाने से पहले किस में जा चुका है? 4d में जा चुका है। तो 3d एंड 4d ये क्या करते हैं? पुअर शील्डिंग करते हैं। आपको मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये क्या करते हैं? पुअर शील्डिंग करते हैं। पुअर शील्डिंग करने की वजह से जो इफेक्ट होता है एस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, और एस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये जो एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? इनर्टनेस देखने को मिलती है। इनर्टनेस मतलब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो
इनर्ट नेचर के हो जाते हैं, मतलब वो रिएक्टिविटी शो नहीं करते। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे वो इनर्टनेस आई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आई, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या हो रहा है कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है जब हम टॉप से बॉटम पे जा रहे हैं किसी ग्रुप में। लेकिन लेकिन अभी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें क्या था कि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो इंक्रीज हो रही थी टॉप टू बॉटम। तो ये इनवर्स ही तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, वही चीज यहाँ पे हमने लिखी है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे बातें लिखी हुई है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हैज़ लीगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कलेक्टर करेक्टर इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। देखिए होता क्या है, जब आप बात करते हैं निकल की इस पर्टिकुलर स्टेट में, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़ीरो। अब कोई मेटल ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड कैसे बना रहा है, तो इसमें होता क्या है कि जो आपका CO होता है, CO मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहाँ पे डोनेट कर देता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब निकल बोलता है कि भैया आपने मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन मैं तो मेटल हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी रखता हूँ, मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हूँ। तो बोलता है कोई नहीं, तुम पीछे से मेरे को क्या करो, इलेक्ट्रॉन वापस दे दो। और जब ये पीछे से इलेक्ट्रॉन वापस देता है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अगर डी ब्लॉक के मेटल किसी ऐसे कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है जो कि पाई करेक्टर रखते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। तो इसके ये दो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +7 तक हो सकती है, लेकिन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड किस तरीके से होता है, किन एलिमेंट में +4 स्टेबल होगा, किन एलिमेंट में +5, किन एलिमेंट में +7 स्टेबल होगा, हम वो सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे। Higher oxidation state of D block element can be stabilized in presence of fluorine and oxygen due to their high electronegativity। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है वो अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में उसे दो ही जने स्टेबल कर सकते हैं, एक फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब अगर आपका एक कोई बहुत गरीब दोस्त है तो उस गरीब दोस्त को कौन ज़्यादा स्टेबल कर सकता है, जो बहुत पैसे वाला हो। इसी तरीके से मेटल जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उनको कौन स्टेबल कर सकता है, जो उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हो MnO4 नेगेटिव, ठीक है, पर मैग्नेट होता है ये, इसमें क्या होता है, मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये +7 स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन मैं ऑक्सीजन ने इसको क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, ठीक है। तो ये जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी है वो सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब देखिए हमने ये पढ़ा कि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्टेबल कर सकते हैं, तो फ्लोरीन तो ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन से, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा फ्लोरीन को करना चाहिए था, मतलब स्टेबल ज़्यादा फ्लोरीन को करना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, ऑक्सीजन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबल कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये जब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी मेटल को बैलेंस करने जाता है तो वहाँ पे भीड़ कम लगाता है, और भीड़ कम लगाने की वजह से मेटल को घबराहट नहीं होती, तो वो स्टेबल रहता है। वहीं जब फ्लोरीन जाएगा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने, तो मान लीजिए मैग्नीज +7 में है तो ये MnF7 बनाएगा। अब यहाँ पे 7 फ्लोरीन आके अटैच होंगे, यहाँ पे 7 फ्लोरीन आके अटैच होंगे, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी तो मेटल को डर लगेगा और वो स्टेबल नहीं रहेगा,
ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो डोमिनेट कर जाता है स्टेबिलिटी के मामले में। तो MnF7 जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्यों? ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, आप ये रीज़न लिख सकते हो। उसी चीज़ को यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ऑक्सीजन के साथ एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल डबल बॉन्ड विद मेटल। तो आप देखो MnO4 में भी मैग्नीज +7 में है, MnF7 में भी मैग्नीज +7 में है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये एग्जिस्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल हैलाइड, मतलब जब एक मेटल एक हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उस टाइम पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है मेटल की, उसको हम डिस्कस करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल हैलाइड इज एग्जिबिट बाय TiX4, मतलब कि टाइटेनियम X4। अब यहाँ पे ये X क्या हो सकता है? X फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक कुछ भी हो सकता है, मतलब टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड या टेट्रा आयोडाइड या टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा ब्रोमाइड कुछ भी बना देगा। वहीं अगर आप बात करोगे वैनिडियम की, तो वैनिडियम सिर्फ V+5 में फ्लोरीन के साथ स्टेबल होता है। वहीं अगर आप बात करोगे क्रोमियम की, तो क्रोमियम सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही +6 में स्टेबल होता है। बाकी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने जाओगे क्रोमियम की, तो वो +5 या +3 में फ्लोरीन के साथ या बाकी मेंबर के साथ क्लोरीन वगैरह के साथ आ जाएगा, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +6 में वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही रहेगा। +7 स्टेट फॉर मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस करा या जो पॉइंट डिस्कस करा था वो यही है कि जो मैग्नीज होता है वो F7 नहीं बनाता। क्यों? ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि मैग्नीज +5 में, +6 में और +7 में फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मैग्नीज की बात करो तो यहाँ पे देखिए मैग्नीज क्या है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम आएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, भीड़ कम है, तो ये स्टेबल रहेगा। आफ्टर मैग्नीज नो मेटल हैज़ ट्राईहलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3। मैग्नीज के बाद कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें जो ट्राईहलाइड है वो उनका फॉर्मेशन हो। 2 एक्सेप्शन है, FeX3 मतलब कि आयरन ट्राईहलाइड बना लेता है और कोबाल्ट ट्राईहलाइड बना लेता है मैग्नीज के बाद। उसके बाद कोई भी नहीं है जो ट्राईहलाइड बना पाए। ठीक है। फ्लोरीन स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, जो फ्लोरीन है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है। उसके पीछे आपको 2 रीज़न दिए गए हैं। कौन कौन से रीज़न? पहला, हाई लैटिस एनर्जी अगर कंपाउंड आयनिक है तो, और हाई बॉन्ड एंथैल्पी अगर कंपाउंड कोवेलेंट है तो। अब ये चीज़ आप बोलोगे कि ये चीज़ कैसे डिसाइड हुई कि COF3 आयनिक है बाकी कोवेलेंट है? तो ये आप क्लास 11th में आपका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वहाँ पे फजांस रूल पढ़ते हो। जब कटायन के ऊपर हाई चार्ज होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये फजांस रूल में आप पढ़ते हो। तो यहाँ पे आप देखो वेनेडियम +5 में है, इस पे हाई चार्ज है तो इसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। वहीं CrF6 में देखो ये भी क्या है? +6 में, तो इसका भी कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। वेनेडियम +5 ओनली रिप्रेजेंटेड बाय VF5, यानी कि वेनेडियम +5 में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें बाकी हैलाइड्स की जैसे कि FCl5, तो FCl5 क्या होता है? तुरंत ही हाइड्रोलाइज कर जाता है, मतलब पानी में टूट जाता है और VOCl3 जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम VOX3, अगर आप बाकी हेलोजेंस के लिए लिखोगे जनरली तो VOX3 बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है?
कम होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से ये स्टेबल होता है। अगर आप देखोगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी है और यहाँ पे भी +5 है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये पानी में टूट जाता है और क्या बना लेता है, VOCl3। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि VX5 अगर है और X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है, क्योंकि फ्लोरीन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया तो वो अनस्टेबल होता है और वो हाइड्रोलाइसिस कर लेता है, जिससे कि आपका वेनेडियम ऑक्सो ट्राइहलाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल कॉपर 2 हैलाइड आर नोन एक्सेप्ट आयोडीन, वाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको CuCl2 देखने को मिल जाएगा, आपको CuF2 देखने को मिल जाएगा, आपको CuBr2 देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको CuI2 देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, आयरन क्या है, सॉरी आयोडीन क्या है, आयोडीन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो ये क्या करता है, ये कॉपर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और कॉपर को रिड्यूस कर देता है मतलब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो मतलब कॉपर +1 में आ गया। ठीक है, अब कॉपर +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉपर +2। कॉपर +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉपर +2, तो इसीलिए वो इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट भी कर लेता है। सो इसीलिए कॉपर +2 फॉर्म में आयोडीन के साथ नहीं पाया जाता। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। क्या है दूसरा तरीका? दूसरा तरीका ये है कि जो Cu2+ होगा ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। तो ये I- का ऑक्सीडेशन कराएगा, उसका इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा और उस इलेक्ट्रॉन को खुद गेन कर लेगा। ठीक है, और क्या कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज Cu2+ ऑक्सीडाइज I- टू I2 एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू कॉपर +1 विच इज मोर स्टेबल इन गैसेस स्टेट ड्यू टू फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल। और यही रीज़न है जिसकी वजह से CuF2 एग्जिस्ट, सॉरी CuI2 आपको नहीं देखने को मिलता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आता है वो क्या है, वाई कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल इन एक्वस फॉर्म। अभी हमने देखा था कि कॉपर +1 जो होता है वो स्टेबल होता है गैसियस फॉर्म में, लेकिन जब आप एक्वस फॉर्म में जाओगे तो एक्वस फॉर्म में कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है, कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का। किसका? हाइड्रेशन एंथैल्पी का। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जब कोई कटायन वाटर में जाता है उस पर प्लस चार्ज होता है, वाटर में OH नेगेटिव होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एंड इसी रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि वाटर में कटायन और अनायन के अट्रैक्शन से ये पैदा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे कॉपर 2+ के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है अट्रैक्शन होने की वजह से, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो Cu+1 का जो चार्ज होता है वहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है और उसको Cu2+ में कन्वर्ट कर देती है। भले ही Cu+1 जो है, भले ही कॉपर +1 जो है वो फुल्ली फिल्ड है, भले ही Cu+1 में क्या है, D10 है, लेकिन ये हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकलवा देती है, जिसकी वजह से Cu2+ जो है वो इस एक्वस फॉर्म में स्टेबल हो जाता है ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। रीज़न हमने दे दिया। Cu+1 अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है सेल्फ रिडक्शन एंड
सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट या कोई एक एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में खुद ही रिड्यूस हो जाए और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कॉपर क्या करता है, देखिए ये अपने, चाहे कह लो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, चाहे कह दो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो एक क्या हो रहा है, +1 से +2 में जा रहा है मतलब अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, और एक +1 से 0 में जा रहा है मतलब अपना क्या कर रहा है, एक अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक अपना रिडक्शन कर रहा है। अब कॉपर 2 ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाई हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होती है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 को ओवरकम कर देती है। तो आप ये नोट याद रखना, और जो हमने क्वेश्चन कराया वो याद रखना। नोट क्या है, नोट ये है कि जब आप स्टेबिलिटी की बात करोगे गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में +1 ज़्यादा स्टेबल होगा +2 से, लेकिन जब आप एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी की बात करोगे तो कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल होगा कॉपर +1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल ऑक्साइड। मतलब अब जो मेटल है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं और फिर जो हमारा ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट ये खत्म हो जाएगा। ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमओ टाइप। एमओ टाइप मतलब मेटल +2 में होगा, टाइप ऑक्साइड विच आर आयनिक इन नेचर, एंड सारी की सारी क्या होंगी, आयनिक नेचर की होंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें SCO की, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडियम +2 में है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अप टू मैग्नीज फ्रॉम स्कैंडियम। जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे, जैसे शक्तिवान करे मना, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ये 3rd ग्रुप है, ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है, ये 6th ग्रुप है, ये 7th ग्रुप है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड मतलब मैग्नीज, जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाओगे तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्साइड के साथ वो कॉन्साइड करती है उनके ग्रुप नंबर से। जैसे कि स्कैंडियम 3rd ग्रुप में होता है, और देखिए इसमें इसकी ऑक्साइड में जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्कैंडियम की वो +3 होती है। मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज 7th ग्रुप में होता है, मैग्नीज के साथ जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +7 होगी। क्रोमियम की बात करोगे, क्रोमियम +6 में होता है, सॉरी क्रोमियम 6th ग्रुप में होता है, तो क्रोमियम के साथ जो आपका ऑक्सीजन होगा वो Cr2O6 की फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ऑक्सीडेशन के साथ, +6। तो यही चीज़ वहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बियॉन्ड ग्रुप नंबर 7 नो हायर ऑक्साइड ऑफ Fe अबव +3 आर नोन। जब आप ग्रुप 7 से आगे जाओगे, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, तो आप ये देखोगे कि सिर्फ Fe ही होगा, सिर्फ आयरन ही होगा जो +3 में ऑक्साइड बना रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी मेंबर जो है वो +3 में ऑक्साइड नहीं बना रहा होगा। ऑल्दो फेरेट जिसमें FeO4 2 नेगेटिव होता है, यानी आप जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे किसकी, आयरन की, तो वो +6 आएगी। क्या आएगी, +6 आएगी। फॉर्म्ड इन एल्कलाइन मीडियम, किस में बनेगा, एल्कलाइन मीडियम में बनेगा, बट दे रीडली डिकम्पोज टू F2O3, बट वो तुरंत ही किस में डिकम्पोज हो जाएगा, F2O3 और O2 में। अब अगर मैं बात करूं Fe2O3 की, तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। तो आपको क्या याद रखना है कि फेरेट बनता तो है अल्कलाइन मीडियम में, लेकिन बहुत तेजी से डिकम्पोज हो जाता है आयरन +3 ऑक्साइड में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन कोवेलेंट ऑक्साइड जैसे कि Mn2O7, ईच मैग्नीज इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑक्सीजन इंक्लूडिंग मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज ब्रिज। यहाँ पे कुछ नहीं, वो आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो कोवेलेंट ऑक्साइड है, अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोवेलेंट ऑक्साइड है। तो देखो भाई, मैग्नीज के ऊपर चार्ज है +7, तो हाइयर द चार्ज
हायर द पोलराइजिंग पावर एंड हायर इज कोवेलेंट करेक्टर। देखिए केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है, ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ें दिक्कत होंगी। तो आपको अगर केमिस्ट्री समझनी है तो आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। एंड ये बेसिक कहाँ से क्लियर होंगे? केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग जो आपका क्लास 11th का चैप्टर था वहाँ से। तो अगर आपका वो गड़बड़ है तो बहुत सारी चीज़ें इन ऑर्गेनिक में आप सिर्फ रटते ही रह जाओगे। ये स्ट्रक्चर ये कहना चाह रहा है कि जब आप इसको देखोगे, ऐसे तोड़ दो, मान लो ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन इधर भी है, तो जब आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें मैग्नीज सेंटर में होगा, और यहाँ पे भी आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें मैग्नीज सेंटर में होगा। इसी तरीके से मैग्नीज कोई भी मेटल जिसकी फॉर्म ये होगी MO4N नेगेटिव, वो टेट्राहेड्रल होगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये जो मेटल होगा, ये अगर वैनेडियम है तो वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, क्रोमियम है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मैग्नीज हो तो +5, +6 और +7 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ कि ये बनेगी कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे को क्रोमियम को क्या करना है? +4 में बनाना है, तभी वो टेट्राहेड्रल बनेगा। तो मैं यहाँ पे Cr लूँगा और यहाँ पे मैं क्या लूँगा? O4 लूँगा। अब मैं क्या करूँ? ये देखिए ये इस तरीके से डब्बा बना, ठीक है। अब मैं N की वैल्यू क्या लूँ कि क्रोमियम पे +4 चार्ज आ जाए, मेरे को बताइए। तो देखिए अगर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे +8 चार्ज होगा, ठीक है। आप निकालिए, आप आराम से निकालिए, मैं वेट करता हूँ। आपने निकाल लिया तो यहाँ पे इस पे चार्ज क्या आया? +8। तो अगर यहाँ पे +8 आया तो मैं यहाँ पे अगर -4 निकाल दूँ तो क्रोमियम +4 में आ जाएगा। हाँ, तो जब ये क्रोमियम +4 में आ गया तो अब ये क्या करेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी, सॉरी, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव और O नेगेटिव, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप मैग्नीज के लिए भी बना सकते हैं। अब देखिए जिन बच्चों को ये डाउट होता है कि एसिडिक करेक्टर किसी भी ऑक्साइड का कैसे चेक करेंगे, कोवेलेंट करेक्टर कैसे चेक करेंगे, तो उनके लिए भी मैंने नोट लिख दिया है। क्या नोट ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जो कोवेलेंट करेक्टर है वो बढ़ता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा, और आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा तो बेसिसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वहीं जब आप बात करोगे एसिडिटी के लिए तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा कब? जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, और कोवेलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका एक जनरल रूल ये भी होता है कि अगर आप +1, +2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनको आयनिक कंपाउंड में कंसीडर करा जाता है, आयनिक कंपाउंड, और इनको बेसिक माना जाता है। क्या माना जाता है? बेसिक। लेकिन जब आप +5 और +6 के लिए जाओगे तो +5 +6 तो इनको एम्फोटेरिक नेचर का माना जाता है, मतलब ये एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। और जब आप +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो वो कोवेलेंट और एसिडिक कंसीडर करी जाती है। +5 +6 भी आपकी कोवेलेंट कंसीडर करी जाती है, ठीक है। तो आज की ये जो रिवीजन वीडियो थी इसमें इतना ही। हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। आप इसके PYQs करके देखिएगा, आपके सारे PYQs सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।